जय हिंद दोस्तों। गठबंधन की राजनीति की आज इस भाग में हम देखेंगे 11वीं लोकसभा चुनाव 1996 को। दोस्तों, इस भाग में बहुत ही दिलचस्प घटनाएं आती हैं क्योंकि 96 से 98 के बीच में यानी कि 2 सालों में भारत के 3 प्रधानमंत्री बदलते हैं और इन तीनों प्रधानमंत्रियों के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगर 11वीं लोकसभा चुनाव को देखा जाए, उसके पूर्व जो है भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं कांग्रेस के, वो रहते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी। तो पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 से लेकर के 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। 96 में जब उनका कार्यकाल पूरा हो जाता है तो फिर एक नए लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी जाती है और ये जो लोकसभा चुनाव होता है ये 27 मई से 7 अप्रैल 1996 के बीच में होता है। अब जब ये छान जो है ये चुनाव परिणाम आता है, उसका चुनाव होने के बाद जो परिणाम आता है उसमें जो है बड़ी महत्वपूर्ण आंकड़ा निकल करके आता है, जिसमें सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा निकल करके आती है, कुल 161 सीटें जीतती है। और जो है कांग्रेस को इस लोकसभा चुनाव में केवल 141 सीटें मिलती हैं। जनता दल 46 सीट जीतती है, समाजवादी पार्टी 17 सीटें और बसपा 11 सीट, और डीएमके पार्टी को अगर देखा जाए तो उसने इस लोकसभा चुनाव में 17 सीटें जीती। इस तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भाजपा इस लोकसभा चुनाव में आती है। और लेकिन सरकार बनाने के लिए मेरे दोस्तों कुल मिलाकर 272 सीटों की जरूरत पड़ती है, जब से कि किसी के पास भी जो है 272 सीटें नहीं होती हैं। अब उस समय कौन प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेगा, ये जो है बड़ी दिलचस्प घटना बन रही थी कि आखिर में सरकार कौन बनाएगा। तो अंत में मजबूर होकर के उस समय के भारत के राष्ट्रपति रहते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, शंकर दयाल शंकर दयाल शर्मा रहते हैं भारत के राष्ट्रपति। ये जो है अंत में भाजपा के प्रमुख अटल बिहारी वाजपेयी जी को, सबसे बड़ी पार्टी होती है ये, तो इस वजह से इनको जो है प्रधानमंत्री के रूप में आमंत्रित करते हैं कि वो आकर के जो है शपथ ग्रहण करें। और जो है अंत में जो है ये 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ ग्रहण करते हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ ग्रहण या प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेना नहीं चाहते थे। जब शंकर दयाल शर्मा ने कहा जो है इनको बुला करके कि आप प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लें, इनके पार्टी में कोई दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि ये जानते थे कि जो है इनके पास केवल 161 सीटें हैं और चाहिए 272 सरकार बनाने के लिए। अन्य पार्टी इनका सहयोग भी नहीं कर रही थी। तो इस वजह से ये उत्साहित, इनकी पार्टी यानी कि भाजपा उत्साहित नहीं थी सरकार बनाने के लिए। फिर भी जो है राष्ट्रपति अगर बुलाते हैं तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते हैं और अंत में जो है प्रधानमंत्री के रूप में 16 मई को 1996 को ये शपथ लेते हैं। अब ये होता ये है, अच्छा, इनको अन्य पार्टी से समर्थन मिलने की उम्मीद क्यों नहीं थी, इसके पीछे भी कारण है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिराया जाता है और बाबरी मस्जिद जब गिराया जाता है तो इसमें जो कार सेवक होते हैं उन्हीं कार सेवकों से जुड़े होते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसलिए इनका नाम भी आता है। तो कोई भी पार्टी इनको समर्थन देने के लिए तैयार नहीं थी। इसमें केवल 2 पार्टियां समर्थन दे रही थी। एक पार्टी थी जो है महाराष्ट्र की एक पार्टी थी शिवसेना। शिवसेना एक जो समर्थन दे रही थी। दूसरी पंजाब की शिरोमणि अकाली दल, पंजाब की जो है शिरोमणि अकाली दल जो है शिरोमणि अकाली दल जो है इनको समर्थन दे रही थी। तो शिवसेना के जो उस समय के प्रमुख थे वो थे जो है बाल ठाकरे जी, और यहाँ पर पंजाब जो शिरोमणि अकाली दल था इसके प्रमुख थे प्रकाश सिंह बादल। तो ये दोनों इनका समर्थन करने के लिए तैयार थे, लेकिन इनका समर्थन करने के बावजूद भी कुल मिलाकर 187 सीटें ही होती हैं और 161 थी, 26 और बढ़ जाती हैं इन दोनों के मिलने से। तो फिर भी कुल 187 सीटें ही होती हैं, इस पर कंफर्म रहती है। अब अंत में होता यह है कि जब ये शपथ ले लेते हैं 16 तारीख को, तो इनको एक डेट
राष्ट्रपति द्वारा दी जाती है कि आप 27 मई को जो है अपना लोकसभा में बहुमत साबित करें। क्योंकि अब यहाँ पर भाजपा को पहले से ही पता होता है कि वो बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे, फिर भी जो है 27 मई को बहुमत साबित किया जाता है, और जिसमें ये बहुमत साबित हो नहीं पाता लोकसभा में, अंत में जो है इनकी सरकार गिर जाती है। लेकिन दोस्तों 27 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट इस आधार पर है कि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी ने जो देश के नाम संदेश दिया था, आगे चल करके अन्य जब लोकसभा चुनाव होते हैं, जैसे 13वीं लोकसभा चुनाव होता है, 12वीं लोकसभा चुनाव होता है, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार बनाती है, भाजपा सरकार बनाती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। ये जो है 27 मई 1996 का दिन, इन्होंने जिस तरीके से संसद में भाषण दिया था, आगे चल करके इनकी ही राह दिखाई पड़ रही थी। तो 27 मई को जब इस बहुमत साबित नहीं कर पाते, तो जो है अन्य पार्टियां जो है वो जो विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं, उनमें से बहुत सारे दलों ने आपस में मिलकर के जो है एक संगठन का निर्माण किया, जिसमें जो है उसे कहा गया, जो संगठन बना उसे कहा गया संयुक्त मोर्चा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं यूनाइटेड फ्रंट। तो इस संयुक्त मोर्चा जो गठबंधन बना, इसमें कुल मिलाकर 13 पार्टियां शामिल हुई थी। अब इन 13 पार्टियों के मिलने के बावजूद भी सरकार नहीं बन रही थी, तो कांग्रेस ने इनका समर्थन देने की कांग्रेस जो है इनका समर्थन देने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये हुआ कि जब ये कांग्रेस तैयार हो जाती है इनका समर्थन देने के लिए, अब मामला ये फंस रहा था कि इनमें सामंजस्य कैसे बनाया जाए कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यानी कि कांग्रेस और 13 दल आपस में सहमत ही नहीं हो पा रहे थे कि किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए। यहाँ पर बहुत सारी बैठकें हुई, यानी कि 27 मई के बाद से ही जो है सारी पार्टियां विपक्ष की लग गई थी कि किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए, आपस में सहमति बैठाने की शुरुआत कर दी थी। अब यहाँ पर बहुत सारे नेताओं पर विचार किया जाता है, लेकिन आपस में इनकी किसी पर सहमति बन नहीं पाती है। तो बिहार के उस समय के जो मुख्यमंत्री थे वो लालू प्रसाद यादव जी थे, तो उन्होंने एक नाम सुझाया कि जो है उस समय वहां के एक कर्नाटक के मुख्यमंत्री, कर्नाटक में के मुख्यमंत्री रहते हैं उस समय जो है एच.डी. देवगौड़ा। तो वहां पर ये सब जाते हैं जो है एच.डी. देवगौड़ा के पास कि ये सुलझाया जाए कि आखिर में प्रधानमंत्री बनेगा कौन। तो एच.डी. देवगौड़ा उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहते हैं। अब इनको किसी तरीके से इस बात पर सहमत करा लेती है ये सभी मिलकर के, खास करके जो है मुलायम सिंह यादव भी इस पर सहमत हो जाते हैं, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस भी इस पर, और विभिन्न जो 13 पार्टियां होती हैं ये सभी लोग इनके नाम पर सहमत हो जाते हैं कि जो है एच.डी. देवगौड़ा जी भारत के प्रधानमंत्री बने। अब मजेदार कहानी ये है दोस्तों कि उस समय ये 1994 में ही जो है वहां के कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनते। 30 मई को जब ये 27 मई को बहुमत साबित नहीं कर पाते, तो 30 मई को एच.डी. देवगौड़ा के नाम पर इसके पर जो है सहमति बन जाती है। तो 30 मई के दिन 30 मई के दिन जो है ये वहां पर वह कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से 30 मई को ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री के पद से एच.डी. देवगौड़ा जी इस्तीफा देते हैं और भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अंत में इनकी जो शपथ दिलवाई जाती है वो 1 जून 1996 को दिलवाई जाती है। यानी कि जब ये 96 में इनकी शपथ हो जाती है, तब दोस्तों यहाँ से क्योंकि ये जो है मूल रूप से इनका जो नाम सुझाया गया था वो लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा सुझाया गया था, और लालू प्रसाद यादव का कद बड़ा ऊंचा हो गया था क्योंकि इन्हीं के सुझाए हुए नाम के व्यक्ति जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इसमें जो है इसके बाद लालू प्रसाद यादव कहीं जाते थे या किसी से बात करते थे तो वो बार बार ये बात करते थे कि मैं जो है कि मैं स्वयं किंग तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं किंग मेकर बन गया, यानी कि राजा बनाने वाला मैं हूं, भले ही खुद राजा नहीं बन पाया। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर एच.डी. देवगौड़ा वहाँ
मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देते हैं 30 मई को। 1 जून 1996 को जो है यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। अब इसी समय जो है, इस समय जब इनके जो मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है, उसमें रक्षा मंत्री जो बनते हैं, एच डी देवगौड़ा की सरकार में जो भारत के रक्षा मंत्री बनते हैं वो मुलायम सिंह यादव बनते हैं, और जो भारत के वित्त मंत्री बनते हैं वो पी चिदम्बरम बनते हैं कांग्रेस की तरफ से। तो इस तरीके से देखा जाए, ऐसे इनका मंत्रिपरिषद का पूरा गठन किया जाता है। और होता ये है कि कुछ दिन बाद जो है कांग्रेस से इनकी बिगड़ जाती है, और अंत में 30 मार्च 1997 का वो दिन आता है कि जब कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया जाता है। कांग्रेस ने एच डी देवगौड़ा की सरकार को गिरा दिया और यहां पर अपना ये समर्थन वापस लेती है। अब इनको डेट दी जाती है कि 11 अप्रैल को राष्ट्रपति के द्वारा जो है डेट दी जाती है कि 11 अप्रैल को अपना लोकसभा में विश्वास मत साबित करें। अंत में जब कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आती है 41 सीटों के साथ, तो जो है इस पर सहमत, जब इसने अपना जो समर्थन वापस ले लिया तो फिर विपक्ष की में जो है सरकार बनाने की कुव्वत तो थी नहीं या पावर्स थी नहीं, बना नहीं पाते। इस वजह से अंत में कांग्रेस ने कहा कि हम इनकी सरकार को तो समर्थन नहीं देंगे इनके नाम पर एच डी देवगौड़ा, लेकिन हाँ अगर विपक्ष के इसी मोर्चे से किसी दूसरे व्यक्ति को अगर जो है प्रधानमंत्री बनाया जाए तो हम उस पर सहमत हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जब अंत में इंद्र कुमार गुजराल जब इस तैयार हो जाती है कांग्रेस की इसके संगठन के अन्य व्यक्ति को अगर बनाया जाए प्रधानमंत्री तो जो है हम सहमत हो जाएंगे। उस समय बहुत सारे नाम आते हैं, जैसे एक नाम आता है क्योंकि यहाँ के रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव भारत के बन चुके थे, अब सबसे इन्हीं में से किसी को बनना था भारत का प्रधानमंत्री, तो मुलायम सिंह यादव का नाम जो है नाम आता है कि इनको भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इनके जो है विरोध में दो व्यक्ति प्रमुख रूप से खड़े हो जाते हैं। एक पहले खड़े होते हैं लालू प्रसाद यादव, ये इनके विरोध में खड़े होते हैं और कहते हैं नहीं, इनको मुलायम सिंह यादव को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। और इसी तरीके से कांग्रेस के जो है शरद पवार भी इसके विरोधी हो जाते हैं, विरोध करते हैं, इनके नाम पर जो है सहमति बन नहीं पाती। अंत में एक व्यक्ति जो है वो होते हैं इंद्र कुमार गुजराल। तो इस तरीके से 21 अप्रैल 1997 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इंद्र कुमार गुजराल जो है अंत में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम एक चीज देख लें कि एच डी देवगौड़ा 30 मई को वहां पर कर्नाटक में अपना त्यागपत्र देते हैं मुख्यमंत्री के पद से, और 1 जून 1996 को यहाँ पर प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, और 21 अप्रैल को ही ये जो है इनकी सरकार चली जाती है और इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। दोस्तों 10 महीने की सरकार चलती है, लगभग 10 महीने की सरकार चलती है, और इसमें एक तो इनके हाथ से वो अब ये जो है अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी नहीं रह पाते, और अब इनके हाथ से कांग्रेस ने इनके हाथ से प्रधानमंत्री पद भी छीन लिया। यानी कि अब ये ना तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे और ना भारत के प्रधानमंत्री। वैसे अगर देखा जाए तो ये 94 से 1999 तक वहां के मुख्यमंत्री रहते। अब यहाँ इनको इस तरीके से बुला करके और फिर जो है वो समर्थन वापस ले लिया जाता है, और ये जो है अंत में इनके हाथ से दोनों कुर्सियां निकल जाती है, ना तो पहले वाले मुख्यमंत्री रह पाते हैं कर्नाटक के और ना तो अब प्रधानमंत्री। तो यहाँ से जब इंद्र कुमार गुजराल जी शपथ लेते हैं, अब इंद्र कुमार गुजराल और कांग्रेस में एक बात को लेकर के खटक बैठ जाती है कि इंद्र कुमार गुजराल
में एक के सरकार में एक पार्टी थी डीएमके, और डीएमके पार्टी जो है डीएमके पार्टी के कुछ मेंबर्स का संबंध जो है वो माना जाता है कि राजीव गांधी की हत्या में इनकी मेंबर्स लिट्टी से जुड़े हुए थे, और इस वजह से ये कहते हैं कि इंद्र कुमार गुजराल से कांग्रेस कहती है कि डीएमके पार्टी को इस जो है संगठन से बाहर निकाल दिया जाए। तो इंद्र कुमार गुजराल तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं नहीं, हम इसमें से किसी व्यक्ति को नहीं निकालेंगे। अब अंत में फिर नवंबर का महीना आता है। नवंबर 1997 में जब दोनों में सहमति नहीं बन पाती तो कांग्रेस ने समर्थन जो है इंद्र कुमार गुजराल से भी हटा लिया, और अंत में नवंबर में इंद्र कुमार गुजराल की सरकार चली जाती है और 19 मार्च तक जो है ये 19 मार्च 1998 तक भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते हैं, जब तक भारत के अगले प्रधानमंत्री यानी कि 12वीं लोकसभा चुनाव का परिणाम आकर के भारत के एक नए प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जी जब तक पदासीन नहीं हो जाते तब तक ये जो है इंद्र कुमार गुजराल भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा आपको लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और जो है अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तब जय हिंद दोस्तों, अगले मिलते हैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो जो है ऐसे ही मज़ेदार कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।